आपका फिर से स्वागत है रूपल्स मैथ्स एकेडमी के अंदर। यहाँ पर हम मैथ्स के अलग अलग टॉपिक्स लेते हैं, आपको अच्छे से उसके बेसिक्स फंडामेंटल समझ में आए उस हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना तो आपके डाउट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगे, आपके सारे फंडामेंटल्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, आज हम अभी स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अब ये एक्सपोनेंट्स जो कि हम 7th स्टैंडर्ड में है तब से सीखते आ रहे हैं, हमको मालूम है कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पहले वो ही समझ लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे हम रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स पर जाते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 2⁻³ तो ये 2 को बेस बोलते हैं और 3 को एक्सपोनेंट बोलते हैं। इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 2। ये आप बोलोगे ये तो हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। वेरी गुड, परफेक्ट, उसको थोड़ा आपने रिवाइज कर लिया। ओके, तो ये हमको मालूम है बेस किसे बोलते हैं। और एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन्स रिपीटेड, आप बार बार एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, वो एक्सपोनेंट था। हम जब 7th में थे तो हमारा जो बेस था वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और हमारा एक्सपोनेंट था वो होल नंबर के फॉर्म में था। इसके लिए हम एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़े थे कि मेरे पास अगर है कि -7⁻³ तो हमको मालूम है कि अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट का हम एडिशन कर देते हैं और -7⁻7। ओके, ये हम 7th में पढ़ लिए। जब 8th में आए तभी भी एक्सपोनेंट का एक पूरा चैप्टर था हमारे, तो वहां पर हमारा बेस हो गया रेशनल नंबर और हमारा एक्सपोनेंट का जो फॉर्म था वो हो गया उस वक्त इंटीजर। ओके, मतलब कि निगेटिव एक्सपोनेंट भी हमको पढ़ने आ गए, राइट। तो अब ये निगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे इवेल्युएट करना है वो हमने सीख लिया कि अगर आप बेस का रेसिप्रोकल करते हो तो ये जो निगेटिव होता है एक्सपोनेंट वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 तक का एक्सपोनेंट। अब हम जब 9th में आ गए हैं, बड़े हो गए, अब नेक्स्ट ईयर हमको कोई एक्सपोनेंट्स नहीं सिखाएंगे। तो अब हमारा जो बेस है, तो हमारा बेस रहने वाला है या तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर या तो रियल नंबर। हमने लिखा है रियल नंबर। सो √2 है, अगर आप बोलो उसके रेस टू है मेरे पास 3/4। तो जो एक्सपोनेंट है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हो गया, और जो मेरा बेस है इट कैन बी रियल नंबर, मतलब कि इट कैन बी रेशनल, इट कैन बी इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंट और बेस हो सकते हैं। तो अब हम ये हाउ टू सॉल्व दिस, इनको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने जब एक बार एक्सपोनेंट्स के जो रूल्स थे हमारे वो हमको अच्छे से आते हैं कि अगर मेरे पास है 1/17⁻4 इंटू 1/17⁻5, तो मेरे पास हो गया 1/17⁻4 प्लस -5, दैट इज इक्वल टू 1/17⁻1। अब निगेटिव एक्सपोनेंट तो मैं इवेल्युएट कर नहीं सकती, तो हमको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया 17। इस हिसाब से हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं सम जो कि हमको आते हैं। तो एक बार अपने फटाफट लॉज जो पढ़े थे, बेसिक लॉज जो 4 ही थे, उसको देख लेते हैं कि a⁻m इंटू a⁻n दैट इज इक्वल टू a⁻m प्लस n। दूसरा था a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n दैट इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। ये जो पहले 2 लॉज है उसके अंदर जो बेस है वो बेस सेम हो, देन एंड देन ओनली वी कैन यूज दिस लॉ। अगर बेस सेम नहीं है तो हम ये लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, द थर्ड लॉ इज a⁻m into b⁻m that is equal to a into b⁻m
The fourth one is a raised to m divided by b raised to m, that is equal to a divided by b raised to m. अब जो थर्ड एंड फोर्थ लॉ है उसमें भी थोड़ी सिमिलैरिटी है, वहां पर बेस आपका अनइवन है बट एक्सपोनेंट आपका सेम है। अगर आपका बेस अनइवन और एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पर आप देखना, तो हम ये बेस को पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका एक्सपोनेंट। यहाँ पर भी वही है, बेस आपका अनइवन है बट आपका एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। सो यू कैन डिवाइड देम, फर्स्ट बेस को एंड फिर उसका एक्सपोनेंट। ये हो गए हमारे फोर लॉज। एंड द फिफ्थ वन वाज वेरी सिंपल, that is a raised to m raised to n, that is equal to a raised to m into n। अगर एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो हम उनकी प्रोडक्ट लेते थे। ये 5 बेसिक लॉज हैं, बट हर बार व्हेनेवर एक्सपोनेंट आपके दिमाग में आए, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि a raised to 0 is equal to 1 except 0। a can be any real number, any real number raised to 0 is always 1। 100 raised to 0 1, 1000 raised to 0 1, कुछ भी है बट यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। 0 raised to 0 is not defined yet। तो ये जो लॉज है, 5 लॉज हमने देखे, वो हमको बहुत अच्छे से मालूम है। अब मैथ्स की ब्यूटी क्या है, तो मैथ्स इजी भी इसीलिए ज्यादा है कि जो लॉज हमारे बेस और एक्सपोनेंट्स दोनों या तो होल नंबर थे या तो बेस हमारा रेशनल नंबर था, एक्सपोनेंट इंटीजर्स था, एनी फॉर्म आपका बेस और एक्सपोनेंट, बट दिस लॉज रियल्स सेम। ये लॉ हमेशा आपके लिए काम आएंगे। यू कैन ऑलवेज यूज दिस लॉज विथ एनी फॉर्म ऑफ बेस एज वेल एज एक्सपोनेंट। आपका बेस और एक्सपोनेंट के लिए हम यही लॉज हमेशा के लिए यूज करेंगे। तो अब हमको लॉज तो समझ में आ गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, तो अब 9th के अंदर जो हमारे एक्सपोनेंट्स का जो फॉर्म है, बस वो ही कैसे करना है वो एक बार बेसिक से समझ लेते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो रियल नंबर है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर यही लॉज सारे यूज करके हम उसके सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमको एक ही बात नई सीखनी है, जो कि है कि हाउ टू रिप्रेजेंट जो रियल नंबर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक सिंपल बात अपने लेते हैं कि सपोज मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब ये इक्वेशन हो गया, राइट। अब ये इक्वेशन में मुझे यह स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने स्क्वायर कर लिया और यहाँ पर भी स्क्वायर कर लिया, तो उसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। यस, तो अगर मेरे पास क्यूब रूट ऑफ a है, a का क्यूब रूट है, तो दैट इज इक्वल टू b है, तो a इज इक्वल टू b रेज टू 1/3। ओके, तो ये आपकी समझ में आ गया हो, तो हम कोई भी रियल नंबर जो कि पॉजिटिव है उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ एनी नंबर, nth रूट मतलब कि 1/7 1/, कोई भी nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर आप लोगे तो दैट विल बी a रेज टू 1/n। ये हो गया हमारा। तो आप ये फॉर्म के अंदर कोई भी रेशनल नंबर को एक बार रिप्रेजेंट कर दीजिए, फिर उसको ये फॉर्म में ला करके रख दीजिए। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि 7th रूट ऑफ 9, तो आपको क्या करना है, 9 रेज टू 1/7, ये आपने एक बार लिख लिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर तो हमको वही के वही लॉज लगाने हैं जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने लोअर क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। तो यही चीज को थोड़ा अच्छे से और एक दो एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं, क्योंकि ये यही एक चीज है कि जो कि हमारे लिए थोड़ी सी नई है। तो ये है मेरे पास सपोज mth रूट, ये n रूट a रेज टू m। ओके, अगर ये है तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, तो ये जो अंदर है दैट विल बी माय न्यूमरेटर
एंड ये हो जाएगा मेरा डिनोमिनेटर। ओके, अब इसको एक नंबर लेकर के समझते हैं। लेट्स से 2⁻7 और उसका मुझे लेना है 10th रूट। ओके, तो ये हो गया 10th रूट। अब मुझे क्या करना है, ये a है मेरा 2, तो मैंने लिख लिया 2। ओके, ये हो गया मेरा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हो गया 7/10। ओके, अब ये फॉर्म में अगर हमको लिखना आ गया फिर तो हमारा सब कुछ आ गया, फिर एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। और बाकी के जो सम्स है वो हमने अभी जो लॉज डिस्कस किए उसके हेल्प से ही हम समझ लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर, अब मुझे लगता है कि ये हमारे दिमाग के अंदर बिल्कुल ही अच्छे से बैठ गया है। और इसको ये ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a⁻m/n है, तो क्या हो जाएगा, जो मेरा डिनोमिनेटर है उतना रूट हो जाएगा और ये हो गया इसका एक्सपोनेंट। सो यू कैन राइट बोथ द वेज। मैथ्स में हमेशा वही होता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट होता है आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट के कंपेयर में, क्योंकि इंग्लिश में क्रिकेट का मतलब कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, मैथ्स में ऐसा कभी भी नहीं होता है। ओके, अब हम टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 20 के एग्जाम्पल 20 में हमको दिया है सिंप्लीफाई, हमको सिंप्लीफाई करना है। 2⁻2/3, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। मैथ्स के अंदर हमेशा आपको देखना है डॉट है मतलब कि मल्टीप्लाई। 2⁻1/3, यहाँ पर आपकी बुक में ऐसे डॉट दिया हुआ है, जहां पर भी आप कोई भी रेफरेंस बुक में भी देखें डॉट मतलब मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पर मैं डॉट को हटा करके मल्टीप्लाई, जो कि हमको आदत है, तो मल्टीप्लाई होता है तो हमको फटाफट पता होता है कि भाई क्या उसके अंदर है। ओके, तो अब बेस मेरा इक्वल, यस दोनों 2 तो मुझे क्या करना है, एक्सपोनेंट को सिंपली ऐड करना है, वेरी सिंपल। तो 2⁻2/3 प्लस 1/3। अब इससे सिंपल तो हमारे पास और कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर हमको ऑलरेडी सेम दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2⁻2 प्लस 1/3, तो 2⁻3/3 दैट इज इक्वल टू 2⁻1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है 3⁻1/5, उसके रेस्टू है मेरे पास 4। ओके, द लास्ट वाला लॉ, फिफ्थ वाला, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है तो मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। बच्चा हमेशा याद रखना, ये टाइप के बहुत ज्यादा सम्स आएंगे हमको जब भी सिंप्लीफाई करना होगा, तो ऐसा आएगा कि लेट से 16⁻1/4। ओके, तो ये हमेशा जो बेस है इसी का 4th रूट होगा ही, तो 16 मतलब 2⁻4 करूंगी तो मैं आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 2⁻4⁻1/4। ठीक है, 2 2 4 2 8 ठीक है, हम आराम से कर सकते हैं। तो ये फिर हो जाएगा 2⁻4 इंटू 1/4, ये 4 कैंसल हो सकता है क्योंकि मैथ्स में जो मल्टीप्लाई है वो तो सेम ही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये हो गया मेरे पास 2, राइट। तो ये एक मेरा हो गया, मैंने यूज किया सिंपल, कितना सिंपल हो गया आपका रेशनल एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में जब आपने उसके लॉज लगा दिए। अब हम तीसरा देखते हैं 7⁻1/5, 7⁻1/5 अपॉन 7 है मेरे पास 1/3, राइट। अब सिंपल है, डिवीजन है, बेस दोनों में इक्वल है, तो डिवीजन है तो मुझे एक्सपोनेंट का सब्ट्रैक्शन करना है, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा 7⁻1/5 माइनस 1/3। अब यहाँ पर मुझे इसको लाइक फ्रैक्शन में मतलब कि एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। हमको बहुत अच्छे से ये चीज आती है। 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो हमेशा कोई भी दो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट ही आएगी। जब भी आपके पास ऐसे प्राइम नंबर या तो को प्राइम नंबर आए तो याद रखना कि यहाँ इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और इन दोनों की प्रोडक्ट को नीचे मल्टीप्लाई। ये मेथड जो है वो हम 4th 5th शायद वही स्टैंडर्ड में सीखे थे,
इसको बटरफ्लाई मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड अभी बहुत सिंपल लगेगी, बट जब आपको अलजेब्रा में कभी ऐसा आएगा तो बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 1/5 माइनस 1/3 है, तो ये हो जाएगा 7 3 1 जा 3 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 5 3 जा 15। 3 minus 5 that is equal to minus 2/15, राइट। अब निगेटिव एक्सपोनेंट जब भी आपको आंसर निगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में आए, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव और तभी आंसर दे। व्हाई सो? क्योंकि निगेटिव एक्सपोनेंट्स हम इवेल्युएट नहीं कर सकते, और मैथ्स हम कोई ना कोई चीज को इवेल्युएट करने के लिए ही करते हैं। तो ऑलवेज गिव योर आंसर विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर मैं अगर निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है, कुछ नहीं ज्यादा करना, उसमें आपका जो बेस है उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है, सिंपल। तो 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7, तो ये हो गया आपका 1/7 रेज टू 2/15। ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो फोर्थ वाला है वो हम लेते हैं 13 raised to 1/5 डॉट 17 raised to 1/5। ओके, तो ये हो जाएगा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, आराम से इसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर कौन सा रूल करेंगे अपन, अप्लाई करेंगे, तो ये मैथ्स में वही है, कब कौन सा रूल आपको कहाँ पर फिट बैठाना है, वही अगर आ गया तो मैथ्स में अपन राजा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, बेस अनइक्वल है, तो मुझे क्या करना है, बेस की प्रोडक्ट ले रही है। 13 इंटू 17 रेज टू 1/5। 13 इंटू 17 हम सबको अच्छे से करना आता है, दैट इज इक्वल टू 2 to 1 रेज टू 1/5। अब आपको इससे आगे कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 20। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये एक्सपोनेंट्स का जो भी आइडिया है वो समझ में आ गया है। फिर भी हम अभी एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस कर लेते हैं। ये है मेरी एक्सरसाइज 1.5 जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई है। एक्सरसाइज 1.5 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। फाइंड है 64 रेज टू 1/2, जो कि मैंने अभी आपके लिए लिया था। देखो बेटा, जब भी यहाँ पर 1/2 है तो ये किसी का ना किसी का स्क्वायर होता होगा 99%। ओके, तो 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 8 जा 64, मतलब कि 64 का रूट क्या आएगा 8। तो मैं 64 के बजाय आई कैन राइट 8 रेज टू 2 अब रेज टू 1/2। एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट कुछ नहीं करना, जस्ट उनका प्रोडक्ट ले लेनी है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1/2, ये 2 2 हो गए कैंसल, 8 हो गया मेरा आंसर। आप जब भी ये 9th में फर्स्ट सेम के बाद भी आप पहुंचोगे ना, तब आप इसको देख करके बोलोगे ये 8 है। 64 रेज टू 1/2 मतलब कि 64 का रूट हो गया 8, वो आपको देख करके ही पता चल जाएगा। दूसरा है 32 रेज टू 1/5। ये 32 किसी का फिफ्थ रूट होगा। अब फिफ्थ रूट के लिए आपको क्या करना है, या तो आप 32 जो है उसके प्राइम फैक्टर करो, आपको आराम से पता चल जाएगा। प्राइम फैक्टर कर से 2 16 2 जा 32, 2 8 2 जा 16, 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 रेज टू 5। अब हमको हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि हमको ये 32 देख करके ही पता चलता है कि इतना छोटा नंबर किसी का फिफ्थ रूट, मतलब कि कोई एक ही नंबर को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करो और 32 आए, ऐसा 2 ही हो सकता है। तो फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना अच्छी बात है। ओके, तो ये हो गया 2 रेज टू 5 रेज टू 1/5।
5 इंटू 1/5 दैट इज इक्वल टू 2। अब जो थर्ड वाला है 125 रेज़ टू 1/3 वो आप करोगे, आपको अच्छे से आ ही जाएगा। और हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। उसमें भी आपको लिखा है फाइंड, उसमें भी आपको फाइंड ही करना है। एक्सरसाइज 1.5 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट है 9^3/2 है। ओके, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा उन्होंने करने की कोशिश की, हमको कंफ्यूज, बट हम तो नहीं होंगे बिकॉज हमारे दिमाग के अंदर इसके जो भी फंडामेंटल्स है एकदम से क्लियर है। ओके, 9 है मतलब ये डिनोमिनेटर 2 है, तो ये किसी का स्क्वायर पक्का है। ये किसका स्क्वायर है आप सोते सोते भी बता दोगे, ये 3 का स्क्वायर है, तो ये होगा 3^2 अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू 3/2 ये हो गया कैंसल, 3^3 3 का क्यूब 27, तो ये मेरा हो गया आंसर 27। सिंपल। उसका सेकंड वाला लेते हैं, वो हमने 32 बेस वाला लिया है, तो हम थर्ड वाला लेते हैं 16^3/4। थर्ड वाला है ये 16^3/4, 3/4। अब ये फोर्थ है, तो ये 16, 2 2 4 2 8 2 16, 2^4। ओके, तो ये हो गया 2^4^3/4, ये हो गया 4 4 कैंसल, 2^3 दैट इज इक्वल टू 8। वो तो आपका छोटा वाला भाई है, अगर वो भी 7th में है, 6 7th में, तो वो भी बता देगा आपको। अब क्वेश्चन 125^-1/3 वो अपने लेते हैं, फोर्थ वाला है 125^-1/3, ये हो गया -1/3। 125 5 का क्यूब है, वी ऑल नो दैट वेरी वेल, तो 5^3^-1/3, ये हो गया 5^3 इंटू -1/3, 5^-1। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ऐसे नहीं लिख सकते, छोड़ नहीं सकते नेगेटिव के साथ में, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। कैसे पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। ओके, तो ये हो गया मेरा 1/5, ये हो गया मेरा आंसर, राइट। तो मुझे लगता है अभी क्वेश्चन 3 जो है सिंप्लीफाई वाला वो कर लेते हैं, ताकि हमारा ये चैप्टर हम अच्छे से पूरा कर सके। ओके, तो ये है सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं लेती हूँ फर्स्ट वाला 2^2/3, 2^2/3 डॉट है, तो मैं पहले से मल्टीप्लाई लिख देती हूँ 2^1/5। ये तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर मुझे एक्सपोनेंट को ऐड ही करना है, तो 2/3 ये हमने अभी किया हुआ था, फिर से देख लेते हैं। तो ये 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम है तो उनका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 15 ही आएगा। ओके, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 10 प्लस है तो प्लस, 1 3 3, नीचे बेस 2 तो लिख ही देते हैं अपने। ओके, तो ये हो गया 2^13/15। बस इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब मुझे लगता है कि सेकंड एंड थर्ड आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, तो मैं सीधे फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ। आप करना अगर, और मुझे कमेंट में बताना कि आपसे ये हो गया है, राइट। 7^1/2 इंटू 8^1/2, दोनों का बेस अनइक्वल है बट एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस की प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8^1/2, 7 8 56। ओके,
तो ये 56 रेज टू 1/2। 56 किसी का स्क्वायर नहीं है, 56 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, उसके सारे टॉपिक एक 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 करके अच्छे से समझ करके उनके सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स किए और इलस्ट्रेशंस मतलब कि एग्जांपल्स भी सारे डिस्कस किए हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज लेट मी नो, तो हम उसके लिए फिर से थोड़ा डिटेल में भी वीडियो बना सकते हैं। चलिए ओके, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक में और दूसरे चैप्टर के साथ।